हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द रिलेशनशिप्स बिटवीन जीन एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडीज़। जीन और डीएनए के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको समझने का सबसे आसान तरीका होता है म्यूटेशन का। यू हैव स्टडीड अबाउट म्यूटेशन एंड इट्स इफेक्ट इन चैप्टर 5। तो इससे पीछे के चैप्टर में आपने म्यूटेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। म्यूटेशन होता क्या है? तो म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, या हम कह सकते हैं ऑल्ट्रेशन इन द डीएनए सीक्वेंस। जो आपका डीएनए होता है उसके अंदर कोई भी चेंज आ गया, उस चेंज के कारण क्या होता है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप चेंज हो जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, अब जो म्यूटेशन जो है उसके कारण फंक्शन का लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो म्यूटेशन क्या होता है भी, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर चेंज हो गया, जिसके कारण अब वो हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका फिनोटाइप ही चेंज कर दे। देखिए लिखा हुआ है, द इफेक्ट्स ऑफ लार्ज डिलीशन एंड रीअरेंजमेंट्स इन द सेगमेंट ऑफ डीएनए आर इजी टू कंप्रीहेंड। जो ज़्यादा बड़े डीएनए के सीक्वेंस का, अगर मान लो कोई डीएनए से बहुत बड़ा पोर्शन डिलीट हो चुका है या बहुत बड़ा पोर्शन उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐड हुआ है, तो इसको समझना आसान होता है। इट मे रिजल्ट इनटू लॉस और गेन ऑफ ए जीन एंड शो ए फंक्शन। जब बड़ा डीएनए आया है तो उससे क्या होगा, हो सकता है कि कोई बड़े डीएनए के अंदर कोई जीन लॉस हो गया, या फिर कोई अगर ऐड हुआ है तो कोई नया जीन आ चुका है, तो इससे क्या होगा, लॉस हो जाएगा कोई फंक्शन, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई ना कोई फंक्शन लॉस हो जाएगा या कोई एक्स्ट्रा फंक्शन गेन हो जाएगा। तो हम इसको हम समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। जब लार्ज जो डीएनए का पोर्शन है वो डिलीट हो गया, रीअरेंज होगा, तो इसको आसानी से समझा जा सकता है। द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन विल बी एक्सप्लेन्ड हियर। सबसे पहले समझते हैं पॉइंट म्यूटेशन होता क्या है। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, जब सिंगल बेस पेयर के अंदर चेंज आ रहा है, जब सिंगल बेस पेयर का सब्सटीट्यूट हो रहा है, उसकी जगह और कोई आ रहा है, या हमने क्या किया, सिंगल बेस पेयर की जगह डिलीट कर दिया किसी चीज़ को, या हमने कोई एक्स्ट्रा सिंगल बेस पेयर को ऐड कर दिया। तो इस केस में क्या है, जब सिंगल नाइट्रोजनस बेस पेयर के कारण कोई जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। जैसे कि इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है, सबसे जो बेहतरीन एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन का, वो है आपका सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या होता है, जो आपकी हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है, इसके अंदर क्या होता है, आपको जो अमीनो एसिड है शुरू में होना चाहिए ग्लूटामेट, लेकिन ग्लूटामेट से वहाँ पर एक अमीनो एसिड चेंज हो जाता है, वैलिन बन जाता है। तो जो एमआरएनए है वहाँ पे होता है GAG, तो ए की जगह यू आ जाता है वहाँ पे, तो GUG हो जाता है। तो GUG होने के कारण क्या होता है, वहाँ पर जो ग्लूटामेट की जगह ये जो GUG है वैलिन को कोड करता है। तो जो आपकी बीटा ग्लोबिन चेन है उसके अंदर क्या हुआ, अब जो 6th पोजीशन के ऊपर ग्लूटामेट आना था अमीनो एसिड, लेकिन ग्लूटामेट की जगह आ जाता है वैलिन। क्यों आया? क्योंकि ये जो एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस है इसकी जगह आपका ये आ चुका है यूरेसिल, ए की जगह यू आ गया, तो जो सिंगल बेस पेयर चेंज हो गया, तो हम इसको हम कह सकते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो इस पॉइंट म्यूटेशन के कारण क्या हुआ, ग्लूटामेट्स की जगह वैलिन आ गया, जो आपकी बीटा ग्लोबिन चेन है। और क्या होगा, अब इस कंडीशन के कारण क्या हुआ, वहाँ पर जो RBCs होते हैं उसकी शेप चेंज होगी, वो क्या हो गए, सिक्कल सेल शेप के हो गए, सिक्कल शेप्ड हो गए। नहीं, पहले उनको होना था बाइकॉनकेव, लेकिन वो सिक्कल शेप हो गए, जिसके कारण वो अब हीमोग्लोबिन के साथ अच्छे से बाइंड करके ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये है आपका एक क्लासिकल एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, किसके कारण हुआ है कि पॉइंट म्यूटेशन के कारण। पॉइंट म्यूटेशन कहाँ हुई, तो जो आपकी GAG है इसकी बजाय हो गया GUG। GAG कोड करता था ग्लूटामेट के लिए, और अगर GAG कोड करता तो वो जो बीटा ग्लोबिन चेन है जिसके कारण RBC बनने थे बाइकॉनकेव, लेकिन अब GUG के कारण आ गया वैलिन 6th पोजीशन के ऊपर, और वैलिन बन गया तो वहाँ पे वो जो RBC की शेप आई वो आई सिकल शेप की, जिसके कारण जो ऑक्सीजन की ट्रांसफ़र है वो आसानी से नहीं हो पाई हीमोग्लोबिन के द्वारा। देखो लिखा हुआ है, क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन द जीन फॉर बीटा ग्लोबिन। जो बीटा ग्लोबिन जो जीन है उसके अंदर क्या हुआ, सिंगल बेस पेयर चेंज हो गया, दैट रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू फ्रॉम ग्लूटामेट टू वैलिन। तो क्या हुआ, अब ग्लूटामेट की बजाय वैलिन जो है अमीनो एसिड आ चुका है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ए की जगह यू आ चुका है। इट रिजल्ट्स इनटू ए डिजीज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। इसके कारण एक डिजीज हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन दैट इंसर्ट और डिलीट्स ए बेस इन स्ट्रक्चरल जीन कैन बी अंडरस्टैंड बिलो बाई फॉलोइंग सिंपल एग्जाम्पल। तो ये क्या था, यहाँ पे क्या हुआ, सब्सटीट्यूशन कह सकते हैं हम, सब्सटीट्यूशन पॉइंट म्यूटेशन। मतलब मैंने कहा GAG और हो गया है GUG, तो मतलब यहाँ पर ये ए की बजाय यू आ चुका है, तो मतलब ये सब्सटीट्यूट हो गया, ए की जगह यू आ गया, तो इसको हम कहेंगे आपके सब्सटीट्यूशन पॉइंट म्यूटेशन। अब क्या कर सकते हैं हम कि भाई सिंगल बेस पेयर को डिलीट कर सकते हैं, तो उसको हम कह देंगे डिलीशन या फिर इंसर्शन। तो अगर सिंगल बेस पेयर को डिलीट करें, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल दे रखा है बहुत ही अच्छा। देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, कंसिडर ए स्टेटमेंट दैट मेड अप ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ईच हैविंग 3 लेटर्स लाइक जेनेटिक कोड। तो इससे पहले आपने जो जेनेटिक कोड के बारे में स्टडी किया है कि भाई जेनेटिक कोड का नेचर ट्रिपलेट होता है, मतलब 3 जो लेटर हैं, 3 लेटर मिल करके एक अमीनो एसिड बनाएंगे। इसीलिए यहाँ पर जो 3 का ही लिया गया है, राम के अंदर 3 है, हैज के अंदर 3 है, रेड के अंदर 3 है, कैप के अंदर 3 है।
तो ये आपका एक सेंटेंस दिया गया है, राम हैज़ रेड कैप। अब क्या करेगा ये, इसके अंदर मान लो इसने एक लेटर को और ऐड कर दिया, बी को, हैज़ और रेड के बीच में। तो देखिए अब हमें क्या करना है, जो आपका mRNA है वो हमेशा कैसे स्टडी किया जाता है, तो आपको कल जेनेटिक कोड का बताया था, तो वो कोमालेस होता है। तो हर एक 3 की स्टडी की जाएगी। तो पहले इस केस में ये 3 स्टडी किए गए, फिर इसके बाद ये, फिर ये, हर एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। अब मान लो हमने बी को इंसर्ट कर दिया ही हैज़ और रेड के बीच में, तो क्या हुआ, राम का 3 का ये हो गया, हैज़ का ये हो गया, लेकिन बी बीच में आ चुका है। तो ये तीसरा जो पेयर है वो आएगा BRE। देखो BRE से पहले था जो वो था RED। तो मान लो कि RED अमीनो एसिड टाइप 1 बनाता था, तो BRE मान लो कोई अलग अमीनो एसिड बनाएगा, तो क्या हुआ, अमीनो एसिड बदल गया। ऐसे क्या हुआ, हमने एक और लेटर को इंसर्ट कर दिया, बी के बाद आई को भी इंसर्ट कर दिया, क्यों, क्या हुआ, रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया। अगर हमने तीन अगर लेटर हमने अलग कर दिए, तो क्या हो गया, एक नया पेयर बन गया 3 का। तो ये एक अलग ही अमीनो एसिड को इंसर्ट कर देगा। ये तो अमीनो एसिड रहेंगे पहले वाले ही, इसके साथ साथ ये बिग वाला एक और अमीनो एसिड आ जाएगा। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो आपके नाइट्रोजनस बेस हैं वो 3 के पेयर में ही पढ़े जाते हैं। जो रीडिंग फ्रेम है वो हमेशा 3 का ही पेयर लिया जाएगा, शुरू का 3, फिर अगला 3, फिर अगला 3। अगर बीच में कोई नया नाइट्रोजनस बेस को इंसर्ट कर दिया तो वो जो 3 का पेयर है उसका रीडिंग करने का फ्रेम जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि इस केस में चेंज हुआ, पहले क्या था, राम हैज़ रेड कैप, अगले लास्ट में आते आते क्या हुआ गया हमने, राम हैज़ बिग रेड कैप। तो ये वाला हो गया अलग। अगर मान लो 3 के बजाय 2 करते तो राम हैज़ BIREDC और AP, तो मतलब रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है इससे। ऐसे ही अगर हम कुछ डिलीट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, हमने करना है डिलीट RED को। तो देखिए राम हैज़ रेड कैप था पहले, तो R को कर दिया, तो हमें 3 का ही पेयर रखना है। तो राम हैज़ EDCAP, फिर राम हैज़ DCAP, राम हैज़ कैप। तो धीरे धीरे करके मतलब रीडिंग फ्रेम चेंज हो रहा है। देखो लास्ट में लिखा हुआ है, द कंक्लूजन फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज इज वेरी ऑब्वियस, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 और 2 बेसिस चेंज द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। जहाँ से इंसर्ट हुआ है या जहाँ पे डिलीट हुआ है वहाँ से क्या करेगा, वो रीडिंग फ्रेम को चेंज कर देगा, यदि हम 1 या 2 बेस पेयर को इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। इसीलिए हाउएवर सच म्यूटेशंस आर रेफर्ड एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट क्यों हो रहा है कि जो रीडिंग फ्रेम है वो शिफ्ट हो जाता है, रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, इसी के नाम पर हम बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन अगर हमने इंसर्ट किया, या हम कहेंगे फ्रेम शिफ्ट डिलीशन अगर हमने कोई नाइट्रोजन बेस को डिलीट किया। देखिए अब इंसर्शन ऑफ डिलीशन ऑफ 3, अगर 3 को हम इंसर्ट या डिलीट कर रहे हैं और 3 के मल्टीपल को डिलीट कर रहे हैं तो क्या होगा, क्योंकि हमें पता है 3 जो नाइट्रोजन बेस मिलकर एक अमीनो एसिड बनता है। तो अब क्या होगा, उस कोडोन में से वो जो अमीनो एसिड से प्रोटीन बनना था उसमें से या तो अगर हमने ऐड किए हैं तो नए अमीनो एसिड ऐड मिलेंगे, क्योंकि एक 3 का नया पेयर ऐड हो चुका है, तो वो एक और नया अमीनो एसिड ऐड हो गया। अगर डिलीट किए हैं तो 3, तो कोई ना कोई अमीनो एसिड डिलीट मिलेगा। देखिए इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेसिस, इंसर्ट और डिलीट इन 1 और मल्टीपल कोडोन। हेंस क्या हुआ, कोडोन ही डिलीट हो गई। अगर हमने 3 को ऐड कर दिया तो एक कोडोन ऐड हो गया, एक कोडोन ऐड हो गया तो एक और नया अमीनो एसिड ऐड हो गया। अगर हमने 3 को डिलीट कर दिया तो एक कोडोन डिलीट हो गया, मतलब एक अमीनो एसिड जो बनना था वो डिलीट हो गया। देखिए लिखा हुआ हैंस 1 और मोर मल्टीपल अमीनो एसिड वो क्या हो जाएंगे, या तो ऐड होंगे या डिलीट होंगे। रीडिंग फ्रेम क्या हो जाएगा, अनऑल्टर्ड रहेगा, क्योंकि 3 का है, 3 के रेस्पेक्ट में स्टडी करना है, तो 3 ही अगर हो गए तो वो अलग से अमीनो एसिड ही आ गया, अलग से कोडोन ही आ गया, बाकी का रीडिंग फ्रेम सब सेम रहेगा। तो ये थे आपके फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और फ्रेम शिफ्ट डिलीशन म्यूटेशन, जो कि किसके कारण हो रहे हैं, सिंगल बेस पेयर म्यूटेशन, या हम इसको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। आगे हम स्टार्ट करेंगे आपके tRNA के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे आपका ट्रांसलेशन का प्रोसेस।